गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूनिवर्सल बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हम लोग अभी तक में इस चैप्टर में फ्लावर के स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं, पॉलिनेशन को समझ चुके हैं, डबल फर्टिलाइजेशन को समझ चुके हैं। हम लोग पिछली क्लास में ये भी पढ़े कि फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है एंडोस्पर्म एंड इट्स टाइप। एंडोस्पर्म और उसके प्रकार को आज हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आप सबसे 3 क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि डबल फर्टिलाइजेशन जब होता है तो दोनों फर्टिलाइजेशन का अलग अलग नाम क्या होता है। फ्लावरिंग प्लांट्स में जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो दोनों फर्टिलाइजेशन का अलग अलग नाम क्या होता है। तो एक फर्टिलाइजेशन का नाम है सिनगेमी और दूसरे फर्टिलाइजेशन का नाम है ट्रिपल फ्यूजन। यानी फर्स्ट फर्टिलाइजेशन सिनगेमी, सेकेंड फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमने पूछा था कि एंडोस्पर्म कैसा होता है, तो आंसर होगा ट्रिप्लोइड 3n। एंडोस्पर्म कैसा होता है, ट्रिप्लोइड 3n होता है। तीसरा क्वेश्चन हमने पूछा था फर्टिलाइज्ड ओव्यूल में पहले एम्ब्रायो विकसित होता है या पहले एंडोस्पर्म विकसित होता है। तो इसका आंसर होगा पहले एंडोस्पर्म विकसित होता है। यानी फर्टिलाइज्ड ओव्यूल में पहले एंडोस्पर्म विकसित होगा, इसके बाद एम्ब्रायो विकसित होता है। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन का आंसर लगभग अधिकांश स्टूडेंट ने सही भेजा था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सही आंसर भेजने के लिए। अभी हम आज भी 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, आज भी हम 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिख करके भेजना है। फर्स्ट क्वेश्चन है पेरीस्पर्म किसका बचा हुआ भाग होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, पेरीस्पर्म किसका बचा हुआ भाग होता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, ओवरी वाल से किसका निर्माण होता है। सेकेंड क्वेश्चन है ओवरी वाल से यानी ओवरी की दीवार से किसका निर्माण होता है। इस दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, हम कमेंट चेक करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट का कमेंट आना चाहिए। ठीक, अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंडोस्पर्म के बारे में। एंडोस्पर्म और उसके प्रकार को हम लोग समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं कि एंडोस्पर्म होता क्या है। डबल फर्टिलाइजेशन याद है ना, डबल फर्टिलाइजेशन याद है। एक कार्पेल होता है, कार्पेल का 3 भाग, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर में होता है ओव्यूल। देखो ये है ना ओव्यूल, ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ठीक, ओवरी के अंदर में ओव्यूल होता है। अब क्या होगा, जब पॉलिनेशन होगा तो पोलन ग्रेन एंथर्स निकल करके स्टिग्मा के ऊपर आएगा। स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन अंकुरित होगा जिससे पोलन ट्यूब निकलेगा और ये पोलन ट्यूब वृद्धि करते हुए फिर ओव्यूल के एम्ब्रायोसक में आ जाता है। पोलन ग्रेन का दोनों मेल गेमेट ओव्यूल के एम्ब्रायोसक में पहुंच जाता है और ओव्यूल के अंदर में होता है 2 फीमेल गेमेट। ठीक, एक फीमेल गेमेट है, यहाँ होगा एग सेल और दूसरा फीमेल गेमेट है सेकेंडरी न्यूक्लियस। 2 पोलर न्यूक्लियाई के मिलने से बन जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। याद है ना ये सभी। अब क्या होगा कि एक मेल गेमेट जुड़ेगा एग सेल के साथ और दूसरा मेल गेमेट जुड़ेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। तो जैसे ही एक मेल गेमेट जुड़ जाता है एग सेल के साथ तो इस फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं सिनगेमी। ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जिसमें एक मेल गेमेट फ्यूज कर जाता है एग सेल के साथ, तो इसको बोलते हैं सिनगेमी। और जैसे सिनगेमी होता है तो ये बन जाता है जायगोट। ये क्या बन गया, जायगोट डिप्लॉइड 2n। ठीक है, और जैसे ही सेकेंड फर्टिलाइजेशन होगा मतलब सेकेंड मेल गेमेट जुड़ जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ तो बन जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बन जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है 3n यानी कि ट्रिप्लोइड। और इस फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या चीज का है, तो ये है ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ठीक, ये एक ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर में ये एम्ब्रायोसेक है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो बन जाएगा यहाँ एक जायगोट और यहाँ बीच में बन जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि होता है ट्रिप्लोइड। इतना हम लोग पिछली क्लास में पढ़ लिए थे।
ठीक। अब देखो इसके आगे क्या होगा, ये जो जायगोट है ये आगे ग्रोथ करके बनाएगा एम्ब्रायो, और ये जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये विकसित होकर के बनाएगा इंडोस्पर्म, और तब जाकर के ये ओव्यूल चेंज कर जाएगा सीड में, ओव्यूल से बीज का निर्माण होगा। ठीक, तो जरा देखते हैं कि इस सभी का डेवलपमेंट आगे किस तरह से होता है। ध्यान से देखना, अभी लिखा हुआ नहीं पढ़ना है, जो यहाँ बता रहे हैं अभी बस यहाँ फिगर पर ध्यान देना है, लिखा हुआ सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, तो हम देख रहे हैं ये है जायगोट और ये है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। आगे चल करके जायगोट से बनना है एम्ब्रायो और प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बनना है इंडोस्पर्म। तो जायगोट से पहले एम्ब्रायो नहीं बनेगा, जायगोट से एम्ब्रायो बनने के लिए इस जायगोट को फूड चाहिए, इसे भोजन चाहिए, और इसे भोजन कहाँ से मिलेगा, तो भोजन मिलेगा इंडोस्पर्म से। अभी तो इंडोस्पर्म बना है नहीं, तो ये जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ना, यही पहले इंडोस्पर्म के रूप में विकसित होगा, और उस इंडोस्पर्म से फिर जायगोट को भोजन मिलना शुरू होगा, तब जाकर के जायगोट धीरे धीरे एम्ब्रायो में विकसित हो जाएगा। तो पहले प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस से इंडोस्पर्म का निर्माण होगा। अभी जायगोट ज्यों का त्यों ओव्यूल में पड़ा हुआ रहेगा। ठीक, चलो हम क्या करते हैं, इसके आगे का फिगर देखो, इसके आगे क्या होगा, ये जायगोट है ना, ये ज्यों का त्यों यहाँ पर बस पड़ा हुआ है, तो ये जायगोट यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, लिख देते हैं ये जायगोट यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक, अब ये जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है, इस ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस में कई बार डिवीजन होता है। देखो जैसे फर्स्ट बार डिवीजन होगा तो ये 2 न्यूक्लियस में चेंज कर जाएगा, फिर दोनों में डिवीजन होगा, फिर ये 4 न्यूक्लियस में चेंज कर जाएगा, फिर 4 डिवीजन होगा तो फिर 8 न्यूक्लियस बन जाएगा, और इस तरह से काफी ज्यादा यहाँ पर न्यूक्लियस बन जाता है। बहुत सारा यहाँ पर देखो, बहुत सारा न्यूक्लियस यहाँ पर बन रहा है ना, काफी ज्यादा यहाँ पर न्यूक्लियस बन गया, बहुत सारा न्यूक्लियस बन चुका है। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है ना समझने में। हम बोले कि प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस में कई बार डिवीजन होता है और बहुत सारा न्यूक्लियस बन चुका है, अभी जायगोट ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। अब जरा से देखो कि आगे क्या होता है। अब ये जो बहुत सारा न्यूक्लियस है, चलो ऐसा करते हैं, पहले जायगोट का फिगर हम बना देते हैं। तो ये हो गया जायगोट, ये हो गया जायगोट। ठीक है, और यहाँ बहुत सारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ बहुत सारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक, हम फिगर पूरा कर रहे हैं, बहुत सारा यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना, देखो है ना, बहुत सारा न्यूक्लियस, यहाँ बहुत सारा न्यूक्लियस है। सेम अभी इसी तरह का फिगर हो गया। अब क्या होगा, बाहर से अंदर की ओर, परिधि से केंद्र की ओर धीरे धीरे सभी न्यूक्लियस के चारों ओर सेल वॉल बनना शुरू होगा। सेल वॉल तो सब के चारों ओर बनेगा, लेकिन स्टार्ट होता है बाहर साइड से, परिधि की ओर से। देखो सेल वॉल बना, सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल, और इस तरह से बाहर से अंदर की ओर धीरे धीरे सेल वॉल बनना शुरू होता है। तो याद रखना कि प्रायः क्या होता है कि सेल वॉल जो बनेगा वो आउटसाइड से इनर साइड, ठीक, परिधि से केंद्र की ओर सेल वॉल बनता है। और देखो इस तरह से यहाँ सेल वॉल बन गया, सभी न्यूक्लियस के चारों ओर सेल वॉल का निर्माण हो गया। तो ये तो अब सेलुलर स्ट्रक्चर बन गया ना, यहाँ बहुत सारा सेल्स बन गया ना। अब इसी सेलुलर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। सभी सेलुलर स्ट्रक्चर को हम एक साथ मिलाकर के बोलते हैं एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म का प्रत्येक सेल होता है 3n, यानी कि ट्रिप्लॉइड। अब ये जो एंडोस्पर्म है ये एक टिश्यू है। एंडोस्पर्म चूंकि सेल्स का ग्रुप है तो मतलब ये टिश्यू है, और इस एंडोस्पर्म में बहुत सारा फूड मटेरियल स्टोर हो जाता है। इसमें बहुत सारा भोजन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, बहुत सारा इसमें न्यूट्रिएंट्स इसमें जमा रहता है। अब क्या होगा, अभी एंडोस्पर्म का साइज बड़ा है, जायगोट का साइज बहुत ही छोटा है, क्योंकि जायगोट में एक ही सेल है और एंडोस्पर्म में बहुत सारा सेल है। अब धीरे धीरे एंडोस्पर्म का भोजन मिलने लगेगा जायगोट को,
जैसे जैसे धीरे धीरे एंडोस्पर्म का भोजन मिलने लगेगा जायगोट को, तब जा करके ये जो जायगोट है धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। जैसे जायगोट ग्रोथ करेगा तो जायगोट में फर्स्ट डिवीजन होगा, तो जायगोट 2 सेल बन जाएगा। देखो एक जायगोट यूनिसेलुलर था, डिवीजन हुआ, चूंकि यहाँ से एंडोस्पर्म से उसको फूड मिलना शुरू हो गया, इसलिए जायगोट में डिवीजन हुआ। जैसे जायगोट में डिवीजन होगा यहाँ 2 सेल बन जाएगा, ठीक है। फिर दोनों में डिवीजन होगा, फिर यहाँ पर और भी सेल्स का निर्माण होगा। जितना भी सेल्स बनते जा रहा है वो बार बार फिर डिवाइड होते जा रहा है, और इस तरह से यहाँ पर जायगोट बार बार डिवाइड करेगा और बहुत सारा सेल्स यहाँ पर बन जाता है। अब ये जो सेल्स का ग्रुप यहाँ तैयार हुआ ना, ये सेल्स का ग्रुप ही कहलाता है एम्ब्रायो। ये ग्रुप कहलाता है एम्ब्रायो, इसको हिंदी में बोलते हैं भ्रूण। अब ये धीरे धीरे ग्रोथ करते जा रहा है और एंडोस्पर्म क्या होगा, चूंकि एंडोस्पर्म के फूड का यूज हो रहा है, एंडोस्पर्म के फूड का ये एम्ब्रायो लगातार यूज करते जा रहा है, एम्ब्रायो ग्रोथ करते जा रहा है। एम्ब्रायो जो साइज में बड़ा हो रहा है, एक तरफ से एम्ब्रायो बड़ा हो रहा है और दूसरी तरफ से एंडोस्पर्म का साइज छोटा होते जाएगा। दूसरी तरफ से एंडोस्पर्म का साइज क्या होगा, छोटा होते चला जाएगा। तो एंडोस्पर्म छोटा हो रहा है और एम्ब्रायो बड़ा हो रहा है, ठीक है। एंडोस्पर्म छोटा हो रहा है, एम्ब्रायो बड़ा हो रहा है। मतलब ये कि ये जो एम्ब्रायो है ना, ये लगातार एंडोस्पर्म से भोजन लेते जा रहा है। तो चूंकि एंडोस्पर्म से भोजन एम्ब्रायो ले रहा है, इसलिए एम्ब्रायो का साइज बढ़ते जा रहा है और धीरे धीरे चूंकि एंडोस्पर्म के भोजन का लॉस हो रहा है, इसलिए एंडोस्पर्म का साइज धीरे धीरे क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो धीरे धीरे छोटा होते जाएगा और एम्ब्रायो धीरे धीरे वृद्धि करते जाएगा। और अब ये अभी भी एंडोस्पर्म ही है, ये एंडोस्पर्म ही है। अब इस ओव्यूल को हम क्या बोलेंगे, सीड बोलेंगे, यानी कि बीज बोलेंगे। तो देखो ओव्यूल बीज में कन्वर्ट हो गया। ओव्यूल के अंदर में जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था वह एंडोस्पर्म बना लिया, जो जायगोट था वह एम्ब्रायो बना लिया। आखिर बीज के अंदर इस एम्ब्रायो को बनने की क्या आवश्यकता है, बीज के अंदर एम्ब्रायो बनना क्यों जरूरी है। एक्चुअल में बीज जो है उसे अंकुरित होकर के एक नया पौधा बनाना है, बीज को अंकुरित होकर के एक नया पौधा बनाना है। और नया पौधा बनाने के लिए ही बीज के अंदर में एम्ब्रायो का होना जरूरी है। बीज जो अंकुरित होकर नया पौधा बनाता है ना, तो वास्तव में ये जो एम्ब्रायो है, ये एम्ब्रायो ही अंकुरित होता है और एम्ब्रायो से ही एक नए पौधे का निर्माण होता है। अगर बीज के अंदर में एम्ब्रायो नहीं रहे तो बीज कभी भी अंकुरित नहीं होगा, नया पौधा कभी भी नहीं बन सकता है। यानी कि बीज से जो नया पौधा बनता है वो वास्तव में एम्ब्रायो ही बनाता है, ठीक। अब एंडोस्पर्म का होना क्यों जरूरी है, बीज के अंदर में एंडोस्पर्म का क्या यूज है, एंडोस्पर्म का रहना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो समझो, इस एम्ब्रायो से पौधा बनेगा, नया पौधा बनेगा, लेकिन कि इस एम्ब्रायो को बीज के अंदर में जीवित रखने के लिए, एम्ब्रायो के ग्रोथ के लिए, एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। और वह भोजन मिलता है कहाँ से, एंडोस्पर्म से। तो जायगोट से एम्ब्रायो विकसित हो जाए, एम्ब्रायो और ज़्यादा डेवलप्ड हो, वह फिर अंकुरित होकर के नया पौधा बनाए। इसके लिए एम्ब्रायो को फूड की आवश्यकता होती है और फूड प्रदान करने के लिए ही क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि क्या एम्ब्रायो अपने डेवलपमेंट के दौरान टोटल एंडोस्पर्म को खा जाता है या कुछ एंडोस्पर्म बचा रह जाता है। मतलब ये कि एम्ब्रायो जब डेवलपमेंट करता है तो धीरे धीरे एंडोस्पर्म का ये यूज करते जाते हैं, एंडोस्पर्म का मात्रा धीरे धीरे घटते चला जाएगा। तो क्या एक बीज के अंदर जो एम्ब्रायो रहता है वह अपने डेवलपमेंट के दौरान संपूर्ण एंडोस्पर्म को खत्म कर देता है या कुछ एंडोस्पर्म बचा हुआ रह जाता है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसका एम्ब्रायो अपने डेवलपमेंट के दौरान टोटल एंडोस्पर्म को खा के खत्म कर देता है, पूरा चट कर जाता है, ठीक है। मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसका कि एम्ब्रायो अपने डेवलपमेंट के दौरान
टोटल इंडोस्पर्म के भोजन का यूज कर लेगा और इंडोस्पर्म हो जाता है खत्म, इंडोस्पर्म हो जाता है खत्म, यानी कि उस बीज में केवल एम्ब्रायो रहेगा, इंडोस्पर्म खत्म हो चुका होगा। ऐसे बीज को हम कहते हैं, ऐसे बीज को हम कहते हैं नन इंडोस्पर्मिक सीड। ऐसे बीज को बोलते हैं नन इंडोस्पर्मिक सीड, यानी कि जिस बीज के अंदर इंडोस्पर्म नहीं बचा, इंडोस्पर्म खत्म हो गया, उस बीज को हम बोलेंगे नन इंडोस्पर्मिक सीड। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसका कि एम्ब्रायो अपने डेवलपमेंट के दौरान संपूर्ण इंडोस्पर्म का यूज नहीं करता है, बीज मैच्योर होने के बाद भी उसमें कुछ इंडोस्पर्म शेष बचा हुआ रह जाता है, तो ऐसे बीज को हम कहते हैं इंडोस्पर्मिक सीड। ऐसे बीज को बोलेंगे इंडोस्पर्मिक सीड। अब जरा सा हम लोग ध्यान देते हैं कि नोट्स में क्या क्या लिखा हुआ है। हम तो इतना समझ गए कि ये जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है यही विकसित होकर के आगे चल करके बनाया इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि बहुकोशिकीय संरचना होता है। इंडोस्पर्म ट्रिप्लोइड होता है, 3N होता है, और इसमें बहुत सारा पोषक पदार्थ भरा रहता है, यानी कि इंडोस्पर्म पोषक पदार्थ युक्त स्ट्रक्चर होता है। और यह इंडोस्पर्म बीज के अंदर में प्रेजेंट रहता है और ये अपना भोजन किसको देता है? डेवलपिंग एम्ब्रायो को, यानी कि जो एम्ब्रायो विकसित हो रहा होता है ना, उसे इंडोस्पर्म अपना भोजन देते रहता है। ठीक, सबसे पहले देखते हैं कि इंडोस्पर्म के बारे में यहाँ पर नोट्स में क्या लिखा हुआ है। ठीक, समझते चलना। बीज के अंदर उपस्थित वह बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर ट्रिप्लोइड पोषक पदार्थ युक्त संरचना, ठीक है, बीज के अंदर उपस्थित वह बहुकोशिकीय ट्रिप्लोइड पोषक पदार्थ युक्त संरचना जिसका विकास प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसका विकास देखो किससे हुआ? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस से होता है, उसे ही हम इंडोस्पर्म कहते हैं। और इंडोस्पर्म क्या करता है? यह डेवलपिंग एम्ब्रायो को पोषण प्रदान करता है, भोजन प्रदान करता है, यानी कि इंडोस्पर्म में भोजन रहता है और ये भोजन किसको मिलते रहता है? डेवलपिंग एम्ब्रायो, यानी विकसित हो रहे भ्रूण को भोजन मिलते रहता है। किसी को दिक्कत? ठीक, हम समझ गए कि इंडोस्पर्म ट्रिप्लोइड होता है। एक बात याद रखो, एंजियोस्पर्म समूह का जितना भी पौधा होता है ना, सबका इंडोस्पर्म ट्रिप्लोइड होता है। एंजियोस्पर्म समूह का जितना भी पौधा होता है, मतलब जितना भी फ्लावरिंग प्लांट्स है, जितना भी फूल उत्पन्न करने वाला पौधा होता है, सबका इंडोस्पर्म ट्रिप्लोइड होता है। ठीक है, लेकिन जिम्नोस्पर्म समूह का जो पौधा होता है ना, उसमें इंडोस्पर्म का निर्माण, जिम्नोस्पर्म समूह का जो पौधा होता है उसमें इंडोस्पर्म का निर्माण फर्टिलाइजेशन के पहले ही हो जाता है। जिम्नोस्पर्म समूह के पौधे में इंडोस्पर्म का निर्माण फर्टिलाइजेशन से पहले हो जाता है और इसका इंडोस्पर्म हैप्लोइड होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, जिम्नोस्पर्म में इंडोस्पर्म का निर्माण निषेचन के पहले होता है और यह कैसा होता है? हैप्लोइड होता है। तो याद रखना, एंजियोस्पर्म समूह के पौधे का इंडोस्पर्म ट्रिप्लोइड होता है, जिम्नोस्पर्म समूह के पौधे का इंडोस्पर्म हैप्लोइड होता है। हैप्लोइड क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन से पहले ही इंडोस्पर्म बन जाता है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, बीज के परिपक्व होने से पहले इंडोस्पर्म पूरी तरह से डेवलपिंग एम्ब्रायो द्वारा उपभोग कर लिया जाता है या फिर परिपक्व बीज में मौजूद रहता है ना। बोले ना कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसका एम्ब्रायो टोटल इंडोस्पर्म को खा जाता है और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसका एम्ब्रायो टोटल इंडोस्पर्म को खाता नहीं। इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है कि बीज के परिपक्व होने से पहले इंडोस्पर्म या तो पूरी तरह से डेवलपिंग एम्ब्रायो द्वारा उपयोग कर लिया जाता है, ठीक है, या फिर परिपक्व बीज में मौजूद रहता है। अगर मौजूद रहेगा, अगर बीज परिपक्व होने के बाद भी इंडोस्पर्म बीज के अंदर में मौजूद रहेगा तो इसे बीज अंकुरन के समय इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर इंडोस्पर्म बीज में बच जाता है ना, तो जब वह बीज अंकुरित होगा, मतलब जब एम्ब्रायो अंकुरित होगा, तो एम्ब्रायो को अंकुरित होने के टाइम में भी भोजन की आवश्यकता होती है।
अब अंकुरित होगा, नया पौधा निकलेगा, उसमें पत्ती बनेगा, तब ना फिर उसमें फोटोसिंथेसिस होगा। और अभी तो नया पत्ती बना नहीं है, तो फिर जैसे अंकुरन निकलेगा तो उसके लिए भी एम्ब्रायो को भोजन की आवश्यकता होती है। तो फिर उस वहाँ पर कौन भोजन प्रदान करेगा? तो जो बचा हुआ एंडोस्पर्म है, उस एंडोस्पर्म के भोजन का यूज एम्ब्रायो अंकुरन के टाइम में यूज कर लेता है। और अगर एंडोस्पर्म पहले से खत्म हो चुका है तो फिर ऐसे बीज को अंकुरन के टाइम में भोजन कहाँ से मिलता है? कॉटिलीडन से मिलता है। अब ये कॉटिलीडन क्या होता है? एम्ब्रायो का ही कुछ पार्ट होता है जिसको बोलते हैं कॉटिलीडन। हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कॉटिलीडन के बारे में। तो अगर एंडोस्पर्म बीज के अंदर में खत्म हो चुका है तो वह बीज अंकुरन के टाइम में भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? तो कॉटिलीडन से प्राप्त करता है। ठीक है, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अभी हम बताए ना कि अगर बीज के अंदर में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा तो बोलेंगे उसको एंडोस्पर्मिक सीड, और अगर एंडोस्पर्म खत्म हो गया होगा तो उसको बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, वह बीज जिसमें एम्ब्रायो डेवलपमेंट के दौरान संपूर्ण एंडोस्पर्म खर्च नहीं होता है और बीज में थोड़ा एंडोस्पर्म शेष रह जाता है तो उसे हम एंडोस्पर्मिक सीड या एल्बुमिनस सीड, एंडोस्पर्मिक सीड या एल्बुमिनस सीड कहते हैं। एग्जाम्पल है गेहूं, मक्का, अरंडी या अंडी जिसको हम लोग बोलते हैं, कास्टर, ठीक है, नारियल, कोकोनट, ये सभी है। ठीक, अब देखो फिर क्या है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, वह बीज जिसमें एम्ब्रायो डेवलपमेंट के दौरान संपूर्ण एंडोस्पर्म खर्च हो जाता है और बीज में एंडोस्पर्म नहीं बचता है तो उसे हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या फिर एक्स एल्बुमिनस सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या फिर एक्स एल्बुमिनस सीड कहते हैं। और इस बीज के एम्ब्रायो को कॉटिलीडन से भोजन मिलता है, यानी कि अगर एंडोस्पर्म खत्म हो चुका है तो उस बीज के एम्ब्रायो को भोजन कहाँ से मिलेगा? कॉटिलीडन से मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल है मटर, चना से मूंगफली etc। ठीक, इतना में किसी को दिक्कत? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट पहले ले लो। तो अब हम लोग पढ़ते हैं एंडोस्पर्म के टाइप्स को। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कितने प्रकार के होते हैं पहले हम लोग अब ये पढ़ते हैं। ठीक है, इस फिगर में देख रहे हैं कि ये ओव्यूल के अंदर का एम्ब्रायोसेक है, यहाँ पर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। यही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे चल करके विकसित होकर के एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में प्रथम विभाजन और उसके बाद की विभाजन के आधार पर, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में पहली बार किस तरह से विभाजन हुआ, उसके बाद का विभाजन कैसा हुआ, ठीक है, इस आधार पर एंडोस्पर्म को 3 भागों में बांट दिया गया। मतलब कि एंडोस्पर्म 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेकेंड है सेलुलर एंडोस्पर्म और थर्ड है हेलोबियल एंडोस्पर्म। पहला न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा सेलुलर एंडोस्पर्म और तीसरा है हेलोबियल एंडोस्पर्म। अभी बोर्ड पर ये 2 तरह के एंडोस्पर्म के बारे में लिखा हुआ है और तीसरा हेलोबियल एंडोस्पर्म हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को समझते हैं, लिखा हुआ बाद में पढ़ना। इस फिगर पर अभी ध्यान देना है। ठीक है, जरा सा फिगर को देखो, ये ओव्यूल के अंदर का एम्ब्रायोसेक है, यहाँ पर जायगोट बन चुका है, डबल फैटलेशन हो गया, जायगोट बन गया, यहाँ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया। अब हुआ क्या, जायगोट ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है इसमें कई बार डिवीजन हुआ। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में जैसे फर्स्ट डिवीजन होगा, 2 न्यूक्लियस बनेगा, दोनों में डिवीजन होगा, 4 न्यूक्लियस बनेगा, फिर डिवीजन होगा, 8 न्यूक्लियस, 16 न्यूक्लियस, इस तरह से बहुत सारा न्यूक्लियस, हजारों न्यूक्लियस बन जाएगा। तो केवल न्यूक्लियस में यहाँ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, सेल वाल नहीं बन रहा है, सेल वाल बनेगा बाद में। ठीक है, अभी एक न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ, 2 न्यूक्लियस, फिर डिवीजन, 4 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस, इस तरह से केवल न्यूक्लियस की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, हजारों की संख्या में न्यूक्लियस ही हो गया। अब देखो क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है, अब प्रत्येक न्यूक्लियस के चारों ओर सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, लेकिन बाहर से अंदर की ओर, परिधि से केंद्र की ओर। देखो जरा से इस फिगर में,
बाहर वाले न्यूक्लियस के चारों ओर सेल वॉल बन गया, ठीक है। फिर उसके अंदर वाले न्यूक्लियस के चारों ओर सेल वॉल बन गया। अभी अंदर में और जो न्यूक्लियस दिखाई पड़ रहा है, धीरे धीरे इन सब के चारों ओर सेल वॉल बनेगा। अभी फिगर में नहीं बना है, लेकिन कि बाहर से अंदर की ओर लगातार सेल वॉल का फॉर्मेशन होते जा रहा है। और ये जो एंडोस्पर्म है ये सेल्यूलर टाइप का बन गया, मतलब अब इस एंडोस्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो सेल्यूलर हो गया, हुआ कि नहीं। तो पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, फिर परिधि से केंद्र की ओर सभी न्यूक्लियस के चारों ओर सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ, और इस तरह से जो एंडोस्पर्म यहाँ तैयार हुआ, हम इसी एंडोस्पर्म को बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। और ये कॉमन टाइप का एंडोस्पर्म है, अधिकांश पौधे में इसी तरह का एंडोस्पर्म देखने के लिए मिलता है। अब जरा सा देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इस एंडोस्पर्म के विकास में सर्वप्रथम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में अनेक बार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जिससे हजारों न्यूक्लियस का निर्माण होता है। इसके पश्चात परिधि से केंद्र की ओर धीरे धीरे सभी न्यूक्लियस के चारों ओर सेल वॉल का निर्माण हो जाता है, जिससे एंडोस्पर्म सेलुलर बन जाता है, ठीक है। अब सेलुलर बन गया तो ये मत समझ लेना कि ये सेलुलर एंडोस्पर्म हो गया, नहीं, ये सेलुलर एंडोस्पर्म नहीं है। सेलुलर एंडोस्पर्म अलग है, और मतलब एंडोस्पर्म में बहुत सारा सेल्स बन चुका है, ये मतलब है, ठीक है। ऐसा नहीं समझना है कभी ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियर एंडोस्पर्म सेलुलर बन गया, मतलब कहलाएगा तो वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, लेकिन कि उसका स्ट्रक्चर सेलुलर टाइप का हो गया। पहले फ्री न्यूक्लियर टाइप का था और बाद में वो सेलुलर टाइप में चेंज कर गया, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, यह मोस्ट कॉमन टाइप का एंडोस्पर्म है, ठीक है। एग्जांपल है नारियल, कोकोनट, आक, कैलोट्रोपिस, ईटीसी। अब जरा सा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोकोनट यानी कि नारियल जो है, नारियल का जो भाग हम लोग खाते हैं वो क्या खाते हैं, वो एंडोस्पर्म खाता है, ठीक है। नारियल का खाने योग्य भाग क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है। तो नारियल के बाहरी छिलके छिलते हैं, अंदर उसको कट करके अंदर देखते हैं कि क्या होता है, तो हमें देखने के लिए मिलता है कोकोनट वाटर और वाइट कर्नल, मतलब जो एक लिक्विड निकलता है ना उसको बोलेंगे कोकोनट वाटर, और जो एक्चुअल में जो खाने वाला भाग होता है जो व्हाइट कलर का होता है ना उसको बोलते हैं व्हाइट कर्नल, ठीक। तो ये जो कोकोनट वाटर है यह रियल में फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, मतलब इस कंडीशन में वो है, ठीक है। मतलब वो जो वाटर है ना, वाटर कोकोनट का जो वाटर है वो फ्री न्यूक्लियस टाइप का, केवल उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, अभी सेल उसमें बना नहीं है। और जो व्हाइट कर्नल वाला पार्ट है ये रियल में सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। तो ये मतलब जैसे ये समझ लो कि एक कोकोनट है, ये नारियल है, तो नारियल का कुछ हिस्सा व्हाइट वाला पार्ट होता है, तो ये जो सेलुलर टाइप का बना हुआ है बाहर साइड ये हो गया व्हाइट वाला हिस्सा, और जो केवल न्यूक्लियस अभी अंदर में दिखाई पड़ रहा है यही है कोकोनट वाटर। तो कोकोनट वाटर जो है ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, और जो व्हाइट कर्नल होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक। अब हम लोग देखते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म क्या होता है। अभी फिगर इनकम्प्लीट, इसको हम पूरा कर देते हैं। देखो फिर से ओव्यूल के अंदर का ये हो गया एम्ब्रायोसेक, यहाँ पर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यहाँ जायगोट है। अभी जायगोट तो ज्यों का त्यों पड़ा हुआ रहेगा। देखते हैं कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में आगे किस तरह से विभाजन होता है। तो पहली बार जैसे विभाजन होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में, तो यहाँ पर कितना न्यूक्लियस बन जाएगा, 2 न्यूक्लियस बना। जैसे ही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में विभाजन हुआ 2 न्यूक्लियस बना, बस इस दोनों न्यूक्लियस के बीच में सेल वॉल तुरंत बन जाएगा, तुरंत सेल वॉल बन गया। तो यहाँ पर कितना सेल बन गया, एंडोस्पर्म में 1 2 सेल्ड, तो हम इसको बोलेंगे 2 सेल्ड एंडोस्पर्म, ठीक है। 2 कोशिका वाला ये एंडोस्पर्म बना। फिर अब क्या होगा कि ये दोनों न्यूक्लियस में फिर डिवीजन होगा। जैसे ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर यहाँ 2 न्यूक्लियस बन गया, फिर ये वाला न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर यहाँ 2 न्यूक्लियस बन गया। अब क्या होगा कि यहाँ पर तो एक सेल वॉल पहले से बना हुआ था, यहाँ पर बना हुआ था। अब जैसे ये न्यूक्लियस 2 में चेंज किया, फिर अब इसके बीच में एक सेल वॉल बन जाएगा, फिर ये न्यूक्लियस 2 में चेंज किया, फिर इसके बीच भी सेल वॉल बन जाएगा, और यहाँ पर 1 2 3 4 एंडोस्पर्म में 4 सेल बन गया, तो हम बोलेंगे 4 सेल्ड एंडोस्पर्म, 4 कोशिका वाला ये एंडोस्पर्म है, ठीक। अब इस चारों सेल का न्यूक्लियस पहले डिवीजन करेगा, और जैसे डिवीजन करेगा बस सबके बीच में फिर से सेल वॉल बन जाएगा। फिर जितना भी सेल्स है सबका न्यूक्लियस फिर से डिवीजन करेगा, फिर जितना न्यूक्लियस बनेगा सबके बीच में फिर सेल वॉल बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर
यहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारा न्यूक्लियस और बहुत सारा सेल वॉल भी यहाँ इस तरह से बन जाएगा। देखो बन गया ना, बहुत सारा न्यूक्लियस भी हो गया और बहुत सारा यहाँ सेल वॉल भी यहाँ बन चुका है। तो ये जो एंडोस्पर्म है यही कहलाएगा सेल्यूलर एंडोस्पर्म, यानी कि सेलुलर एंडोस्पर्म जो होता है ना वो प्रारंभ से ही सेलुलर होता है, और जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है वह प्रारंभ में तो फ्री न्यूक्लियर टाइप का होगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सेलुलर टाइप का बन जाता है। तो सेलुलर टाइप का बन तो गया, लेकिन हम उसको न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही बोलेंगे, ठीक है। और जो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है ये प्रारंभ से ही सेलुलर टाइप का होता है। देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। इस एंडोस्पर्म के विकास में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के प्रत्येक विभाजन के बाद सेल वॉल का निर्माण होता है, और यह एंडोस्पर्म प्रारंभ से ही सेलुलर होता है। इसका एग्जांपल है पिटूनिया, धतूरा, ये सभी, ठीक है। समझ में आया? इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग पढ़ते हैं एंडोस्पर्म का थर्ड प्रकार हेलोबियल एंडोस्पर्म। अभी हम लोगों ने न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म को समझा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म। ये जो हेलोबियल एंडोस्पर्म होता है यह न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म दोनों के बीच के कंडीशन का होता है, यानी कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म दोनों का यह मिश्रण होता है, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं, लिखा हुआ बाद में पढ़ते हैं, ठीक। देखो ये है ओव्यूल के अंदर का एम्ब्रायोसेक, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो यहाँ जाइगोट बन गया है, यहाँ बन गया है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में पहली बार जो विभाजन होगा ना तुरंत सेल वॉल बन जाएगा। यानी कि देखो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में पहली बार विभाजन हुआ तो यहाँ बीच में देखो सेल वॉल बन गया ना। पहली बार विभाजन हुआ, दो न्यूक्लियस बना और दोनों न्यूक्लियस के बीच में तुरंत सेल वॉल बन गया। तो यहाँ पर एंडोस्पर्म में दो सेल बन गया, एक सेल ये, दूसरा सेल ये, एक छोटा सेल, एक बड़ा सेल। तो ये जो बड़ा सेल है ना ये मैक्रोपाइल वाले छोर की ओर होता है, इसलिए इस बड़े सेल को हम बोलेंगे माइक्रोपाइलर चैम्बर या बोलेंगे माइक्रोपाइलर सेल, ठीक है। और जो छोटा वाला सेल है ये कलाजा वाले छोर की ओर होता है, तो हम इसको बोलते हैं कलाजल चैम्बर या फिर बोलेंगे कलाजल सेल, ठीक। हम क्या बोले, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में जैसे फर्स्ट बार डिवीजन होगा दो न्यूक्लियस बनता है, दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक सेल वॉल का निर्माण होगा। जैसे सेल वॉल बनता है तो फिर एक छोटा सेल और एक बड़ा सेल बनता है। छोटा सेल को हम बोलते हैं कलाजल चैम्बर या फिर कलाजल सेल, इस बड़े सेल को बोलते हैं माइक्रोपाइलर चैम्बर या फिर माइक्रोपाइलर सेल। अब इसके बाद देखो होता क्या है, ये जो कलाजल चैम्बर है या कलाजल सेल है इसमें विभाजन नहीं होता है। इस कलाजल चैम्बर में, कलाजल सेल में प्रायः विभाजन नहीं होता, ये ज्यों का त्यों पड़ा हुआ रह जाएगा, ठीक। अब ये जो माइक्रोपाइलर सेल है, ये जो माइक्रोपाइलर सेल है इसके न्यूक्लियस में डिवीजन होता है, किसके समान, तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के समान। यानी कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के निर्माण में जिस तरह से डिवीजन हुआ था ना सेम उसी तरह का डिवीजन अब यहाँ पर होगा। यानी कि माइक्रोपाइलर सेल के न्यूक्लियस में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के ही समान डिवीजन होगा। मतलब ये जो न्यूक्लियस है, अब जैसे ये न्यूक्लियस डिवीजन किया, ये फर्स्ट डिवीजन किया, कितना न्यूक्लियस बनेगा, दो न्यूक्लियस बनेगा। देखो दो न्यूक्लियस बन गया ना। अब यहाँ पर सेल वॉल नहीं बन रहा है, पहली बार तो सेल वॉल बन गया, अब सेल वॉल नहीं बन रहा है, ठीक। फिर दोनों में डिवीजन होगा, कितना बनेगा, 4 न्यूक्लियस, फिर डिवीजन होगा 8 न्यूक्लियस। इस तरह से कई बार डिवीजन होगा और फिर हजारों की संख्या में यहाँ पर न्यूक्लियस का निर्माण हो जाएगा। देखो बहुत सारे न्यूक्लियस बना कि नहीं। अब यहाँ पर जितना बार डिवीजन हो रहा है ना तो तुरंत यहाँ पर सेल वॉल का निर्माण नहीं हो रहा है। अब यहाँ नीचे में जो है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। फर्स्ट डिवीजन हुआ न्यूक्लियस में तो सेल वॉल बन गया। अब माइक्रोपाइलर सेल के न्यूक्लियस में लगातार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, सेल वॉल नहीं बन रहा है। जब डिवीजन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा
और हजारों की संख्या में यहाँ न्यूक्लियस का निर्माण हो जाएगा, तो फिर बाहर से अंदर की ओर फिर से धीरे धीरे सेल वॉल का फॉर्मेशन होने लगेगा। बाद में बाहर से अंदर की ओर धीरे धीरे सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो एंडोस्पर्म यहाँ पर तैयार हुआ, ये जो एंडोस्पर्म यहाँ तैयार हुआ, इसी को हम बोलते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म, हेलोबियल एंडोस्पर्म, ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यह एंडोस्पर्म न्यूक्लियर एंडोस्पर्म तथा सेलुलर एंडोस्पर्म का मिश्रण होता है। सेलुलर और न्यूक्लियर है ना, सेलुलर न्यूक्लियर दोनों तरह का मिश्रण है, ठीक। सर्वप्रथम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में सेल वॉल फॉर्मेशन के साथ विभाजन होता है। तो पहली बार विभाजन जो हुआ न्यूक्लियस में, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में, वो सेल वॉल फॉर्मेशन के साथ हुआ, ये सेल वॉल बन गया, ठीक है। आगे देखो क्या हुआ, क्या लिखा हुआ है। जिससे एक बड़ा तथा दूसरा छोटा सेल बनता है। बड़े सेल को माइक्रोपाइलर चेंबर या माइक्रोपाइलर सेल और छोटे सेल को चलाजल चेंबर या चलाजल सेल कहते हैं। सामान्यतः चलाजल चेंबर या चलाजल सेल में विभाजन नहीं होता है, लेकिन माइक्रोपाइलर चेंबर या माइक्रोपाइलर सेल में उसके न्यूक्लियस में विभाजन न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के समान होता है। और कुछ मोनोकोट प्लांट्स में हेलोबियल एंडोस्पर्म देखने के लिए मिलता है। एग्जाम्पल है इरूमुरस, ठीक है। इरूमुरस नाम के प्लांट में इस तरह का एंडोस्पर्म देखने के लिए मिलता है। इसका स्क्रीनशॉट खींचो जल्दी से। अब हम लोग एंडोस्पर्म से संबंधित कुछ टर्म्स को समझते हैं। सम टर्म्स रिलेटेड टू एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म से रिलेटेड कुछ अलग अलग वर्ड का मतलब हम लोग समझते हैं। रूमिनेट एंडोस्पर्म, मोजाइक एंडोस्पर्म, जीनिया, मेटाजीनिया, ये सब क्या होता है। लिखा हुआ है रूमिनेट एंडोस्पर्म। तो याद रखना कि ये जो रूमिनेट एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म का कोई चौथा प्रकार नहीं है, या ये जो मोजाइक एंडोस्पर्म है ये कोई पांचवा प्रकार नहीं है। एंडोस्पर्म तीन ही प्रकार के होते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म और हेलोबियल एंडोस्पर्म, ठीक है। अब ये जो रूमिनेट एंडोस्पर्म है, ये उसी तीन में से कोई एक टाइप का हो सकता है। उस तीन एंडोस्पर्म में से किसी भी एक तरह का एंडोस्पर्म हो सकता है, केवल इसके बाहरी स्ट्रक्चर में कुछ अंतर होता है, इसलिए एक अलग नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो समझो कि रूमिनेट एंडोस्पर्म होता क्या है। इस फिगर पर ध्यान देना है। ये एक एंडोस्पर्म है और एंडोस्पर्म की जो बाहरी सतह है वह पूरा एक समान प्लेन नहीं है, उसमें रुखड़ापन है, उसमें अंदर की ओर धसाव है। यहाँ दो कलर का हम इस्तेमाल किए हुए हैं, एक है ब्लू कलर और एक है रेड कलर। तो रेड कलर को भी भूल जाओ, ब्लू कलर पर ध्यान देना है। देखो कि ये जो ब्लू कलर वाला ये जो पूरा एंडोस्पर्म है, ये पूरा ये जो एंडोस्पर्म है, ठीक है, ये अंदर वाला पूरा जो एंडोस्पर्म है ना, इसमें देखो यहाँ पर क्या हुआ कि ये अंदर की ओर से धस गया, फिर बाहर निकला, फिर अंदर की ओर धस गया, फिर बाहर निकला, फिर अंदर की ओर धस गया, और बार बार अंदर की ओर धस करके उभार के रूप में इस तरह से बना लेता है। तो यहाँ पर ये अंदर की ओर क्यों धसा, किसने धसाया। तो ये जो एंडोस्पर्म है ना, ये तो सीड के अंदर है और सीड के बाहर में दो कवर होता है, एक होता है आउटर सीड कोट, एक होता है इनर सीड कोट। तो ये जो रेड कलर से बना हुआ है ना, ये है इनर सीड कोट। ये जो इनर सीड कोट है यही बार बार अंदर की ओर धस जाता है। ये जो इनर सीड कोट है ना, रेड वाला भाग, यही बार बार अंदर की ओर धस जाता है। तो अंदर की ओर जब इनर सीड कोट धसेगा तो ये जो एंडोस्पर्म है इसमें एक धसाव बना देता है, और इस वजह से एंडोस्पर्म अनियमित आकृति की हो जाती है। इसी एंडोस्पर्म को हम बोलते हैं रूमिनेट एंडोस्पर्म, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मैच्योर एंडोस्पर्म की सतह यदि अनियमित यानी इरेगुलर तथा असमान अनइवन हो तो उसे रूमिनेट एंडोस्पर्म कहते हैं। एग्जाम्पल है सुपारी, ठीक है। मतलब ये अनियमित और असमान का मतलब यही हुआ कि इसका सतह पूरा प्लेन नहीं है, इसमें धसाव है, रुखड़ापन है, ठीक है। तो ये सतह इसका कैसा है, अनियमित और असमान है। तो हम इसी एंडोस्पर्म को क्या बोलेंगे, रूमिनेट एंडोस्पर्म। तो याद रखना ये एंडोस्पर्म का कोई चौथा प्रकार नहीं है।
ये रूमिनेट एंडोस्पर्म उसी 3 में से कोई एक टाइप का एंडोस्पर्म है। हाँ, लेकिन इसका सतह इस तरह का धसावदार टाइप का होता है, तो इसका एक अलग नाम दे दिया गया। फिर है मोजाइक एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म एक टिश्यू होता है, एंडोस्पर्म एक टिश्यू होता है जिसमें बहुत सारा सेल्स होता है, और प्रायः एक एंडोस्पर्म में जितना भी सेल्स होता है ना वो एक समान होता है। एक एंडोस्पर्म में जितना भी सेल्स होता है वो सभी एक समान होता है। लेकिन किसी किसी एंडोस्पर्म में क्या होता है कि एंडोस्पर्म के अंदर में जितना भी सेल्स है ना वो सभी एक समान नहीं होकर के वो कुछ अलग अलग टाइप का होता है, और इस वजह से उसको एक अलग नाम दिया गया, उसको बोलते हैं मोजाइक एंडोस्पर्म। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जब एंडोस्पर्म टिश्यू एक समान सेल्स से बना नहीं होता है, जब एंडोस्पर्म टिश्यू एक समान सेल्स से बना नहीं होता है तो उसे हम मोजाइक एंडोस्पर्म कहते हैं। और इस एंडोस्पर्म पर विभिन्न रंगों का धब्बा देखने के लिए मिलता है। एग्जाम्पल है मेज यानी कि मक्का, यानी इस एंडोस्पर्म पर अलग अलग रंगों का धब्बा देखने के लिए मिलता है। इसका एग्जाम्पल है मेज, मक्का। तो अभी हम कुछ फिगर स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करेंगे जिसमें मक्का का जो दाना है वो कुछ अलग अलग रंगों का दिखाई पड़ता होगा। ठीक है, तो वो अलग अलग टाइप का एंडोस्पर्म है, उसका कलर अलग अलग होता है। बोलोगे कि इस तरह का मक्का तो हम देखे नहीं है, तो रियल में जो मक्का हम लोग खेत में यूज करते हैं ना वो हाइब्रिड मक्का होता है, इसलिए उसका दाना एक कलर का हो जाता है। लेकिन जो नेचुरल मक्का होता है ना, जो प्राकृतिक मक्का होता है, उसमें अलग अलग कलर का उसका दाना देखने के लिए मिलता है, वो उसका एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, फिर है जीनिया। अब ये जीनिया का क्या मतलब है, देखो, पोलन ग्रेन का एंडोस्पर्म पर पड़ने वाले प्रभाव को जीनिया कहते हैं। यानी पोलन ग्रेन का एंडोस्पर्म पर जो प्रभाव पड़ता है ना उसे हम जीनिया बोलते हैं। अब ये एंडोस्पर्म बनता कैसे है? एंडोस्पर्म बनता है ट्रिपल फ्यूजन के बाद। ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है कि एक जो सेकेंड मेल गेमिट होता है ना वो जुड़ जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से, तब जाकर के बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो विकसित होकर बनाता है फिर एंडोस्पर्म। यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस में एक मेल गेमिट जुड़ेगा कि नहीं? जुड़ेगा। वो जो मेल गेमिट है वो कहाँ से आया? पोलन ग्रेन से आया। पोलन ग्रेन में मेल गेमिट है और वही मेल गेमिट जाकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस से जुड़ेगा, तब जाकर के प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फिर विकसित होकर के एंडोस्पर्म बनाएगा। तो उस पोलन ग्रेन के मेल गेमिट में जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर तो चला जाएगा ना एंडोस्पर्म में। पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल गेमिट है उस मेल गेमिट में उसका अपना जीन होगा, जो जीन है जिस तरह का कैरेक्टर है उस तरह का कैरेक्टर तो एंडोस्पर्म में जाएगा ना। तो यदि पोलन ग्रेन का कोई कैरेक्टर एंडोस्पर्म में चला जाए और वो दिखने लगे तो हम इसको बोलते हैं जीनिया। यानी पराग कण का एंडोस्पर्म पर पड़ने वाले प्रभाव को ही हम जीनिया बोलते हैं। ठीक है, फिर है मेटाजीनिया। अब मेटाजीनिया क्या होता है? अगर पोलन ग्रेन का एंडोस्पर्म को छोड़ करके एंडोस्पर्म के अगल बगल में जो भी बाकी टिश्यू है उस टिश्यू पर कुछ इफेक्ट पड़ जाता है तो हम इसको बोलते हैं मेटाजीनिया। पोलन ग्रेन का एंडोस्पर्म के बाहर उपस्थित सोमेटिक टिश्यू यानी एंडोस्पर्म के अगल बगल में, एंडोस्पर्म को छोड़ करके एंडोस्पर्म के अगल बगल में बाकी जो भी ऊतक रहता है उस पर अगर कोई प्रभाव पड़ता है तो इसको हम बोलते हैं मेटाजीनिया। इसका भी स्क्रीनशॉट खींचो जल्दी से। तो आज के क्लास में हम लोगों ने एंडोस्पर्म की पूरी कहानी को समझ लिया। एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म कितने प्रकार के होते हैं, एंडोस्पर्म से रिलेटेड और कौन कौन सा वर्ड एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, सब कुछ। यानी कि एंडोस्पर्म फुल कॉन्सेप्ट आज हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, इसका जो है ना बढ़िया से रिवीजन कर लेना और यहाँ से हम जो है अगले क्लास में फिर से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट।